हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोबूस्ट। आज हम कवर करेंगे एपोप्टोसिस। ये CSIR का बहुत ही मेजर टॉपिक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में ये कैसे रेगुलेट होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका रोल क्या है हमारी बॉडी में। मेनली सेल्स क्यों अंडरगो होते हैं एपोप्टोसिस के, इसका मीनिंग क्या है और इसके रोल्स क्या है हमारी बॉडी में। फिर हम देखेंगे ये कैसे कैरी आउट होता है हमारी बॉडी में। 2 पाथवेज होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, वो भी हम कवर करेंगे। CSIR के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें कैंसर भी हम कवर करते हैं और सेल्स का रेगुलेशन वो भी हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन वाइज वी नीड टू नो दैट इट इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मीन्स ये सेल की डेथ ऐसी है जो प्रोग्राम्ड है, जो ऑलरेडी प्लान्ड है, जो सेल्स अनहेल्दी है उनको रिमूव करने का एक प्रोसेस है। मीन्स इट्स हाईली रेगुलेटेड ऑल्सो। मीन्स क्योंकि अगर ये प्लान्ड है तो इसका रेगुलेशन भी काफ़ी अच्छे से होता है। इसमें क्या होता है, सेल्स डिग्रेड होते हैं, सेल्फ डिग्रेड होते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। जो सेल्स अनवांटेड है या डिसफंक्शनल है वो सेल्स रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से। Between 50 to 70 billion cells die each day due to apoptosis। और ये होता कब है? इट अकर्स नॉर्मली ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड एजिंग। एजिंग के टाइम पे ये नॉर्मली देखा जाता है जब सेल्स डाई करते हैं एज अ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म टू मेंटेन सेल पॉपुलेशन इन टिश्यूज़। टिश्यूज़ के अंदर पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए सेल्स अंडरगो करते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये ऑल्सो हमारी बॉडी में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह काम करता है, जैसे इम्यून सिस्टम काम करता है। और जब सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जैसे कोई डिजीज़ हो गया या कोई नॉक्शियस एजेंट्स के कांटेक्ट में आ गई बॉडी का कोई पार्ट, तो उसमें भी सेल्स अंडरगो करते हैं एपोप्टोसिस के। मेजर रोल देखा जाता है कैंसर में, एड्स में या न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस और एल्जाइमर्स हो गया, उनके अंदर ये नॉर्मली देखा जाता है जहाँ पे सेल्स डाई हो जाते हैं, सेल्स मर जाते हैं और कैसे एपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये सेल्स मर जाते हैं न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर, मेनली नर्व सेल्स। तो ये था मेन इंट्रोडक्शन पार्ट एपोप्टोसिस का कि कैसे ये कैरी आउट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब नेक्रोसिस होता है बॉडी में तो ये डिफरेंट कैसे होता है एपोप्टोसिस के, क्योंकि नेक्रोसिस में भी सेल डेथ होती है और एपोप्टोसिस में भी होती है। लेकिन नेक्रोसिस में सेल डेथ होती है इंजरी से। मीन्स कोई इंजरी हो गई तो वुंड हो गया तब सेल डेथ होती है। लेकिन एपोप्टोसिस में सेल्फ डिग्रेडेशन होता है सेल्स का। सेल सुसाइड, एक तरह का सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। नेक्रोसिस में जहाँ देखा जाता है कि सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, सबसे पहले वो रप्चर होती है। लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहती है। सिर्फ जो सेल का इंट्रासेलुलर पार्ट है वो सबसे पहले डिग्रेडेशन के थ्रू जाता है। मीन्स एपोप्टोसिस में तो सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, लेकिन नेक्रोसिस में लॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखा जाता है। नेक्रोसिस में जहाँ इन्फ्लेमेशन होता है वहीं एपोप्टोसिस में ऐसा कोई इन्फ्लेमेशन नहीं देखा जाता है। मीन्स देयर इज़ नो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन एपोप्टोसिस। ये दोनों मेजर डिफरेंस पूछे जाते हैं CSIR नेट में। और क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं, देखते हैं कि जो नेक्रोसिस होता है उसमें एपोप्टोसिस मीन्स अलग कैसे है, क्यों एपोप्टोसिस होता है सेल में, वो हम देखते हैं। एपोप्टोसिस इसलिए ज़रूरी होता है ताकि सेल और बॉडी जो है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। मीन्स टेडपोल टेल में ये देखा गया है कि टू हैव अ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फिंगर्स एंड टोज सेल्स अंडरगो एपोप्टोसिस। मीन्स टेडपोल की टेल में ये देखा गया है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कुछ एपोप्टोसिस अंडरगो करते हैं सेल, ताकि प्रॉपर कनेक्शन, और दूसरा रीज़न ये होता है कि प्रॉपर कनेक्शन हो सके बिटवीन न्यूरॉन्स, इसलिए भी सेल खुद को मारते हैं इसमें। न्यूरो डीजनरेटिव की जहाँ पे हमने बात की थी उसमें जो पॉइंट देखने को है वो है पार्किंसंस और हंटिंगटन डिजीज़ में ये देखा गया है
कि सेल्स जो एसेंशियल न्यूरॉन्स हैं उसका एलिमिनेशन हो जाता है बॉडी में से, तब ये डिजीज़ होते हैं। न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में क्या देखा गया है कि जो एसेंशियल न्यूरॉन्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होते हैं। तो वो भी एक तरह का अपोप्टोसिस है। सेल्स अंडरगो अपोप्टोसिस इन दीज काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपोप्टोसिस में देखी गई है कि सेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस किस चेंज को हम एक अपोप्टोसिस का आउटलाइन मानते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो एक प्रोसेस अंडरगो कर रहे हैं, जहाँ पे इन प्रोसेसेस के थ्रू सेल शो करता है कि वो अब अपोप्टोसिस की फेज़ में जाने वाला है। हियर यू कैन सी 3 types of cells are going under 3 kind of different processes। ये सब अपोप्टोसिस के कैरेक्टर्स हैं। ये 4th सेल भी कुछ अंदर बॉडीज़ अपने बनाएगा जब वो अनहेल्दी या अनवांटेड होगा। तो जो फर्स्ट देखा गया है वो होता है सेल श्रिंकेज। सेल्स जो हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, वो भी अपोप्टोसिस है। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो भी फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है पूरा न्यूक्लियस, तो उस स्टेज में भी सेल डाई हो जाएगा, मर जाएगा। फैगोसाइटोसिस ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज़ मीन्स जो अपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं वो सेल में से निकलने शुरू हो जाएंगी, ईट करने लग जाएगा सेल, तो वो भी एक अपोप्टोसिस का पार्ट है। अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनने लग जाएंगी सेल के अंदर, वो भी अपोप्टोसिस का एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमेटिन जो है, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट्स इन अपोप्टोसिस। क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंटेशन, जो डीएनए है वो भी फ्रेगमेंट्स में ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी पार्ट है अपोप्टोसिस का। तो ये सारे अगर आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाएं कि इनमें से कौन कौन से अपोप्टोसिस के कैरेक्टर्स हैं, तो ये 6 आपको याद रखने हैं कि सेल श्रिंक, अपोप्टोटिक बॉडीज, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन एंड फैगोसाइटोसिस एंड क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज़ अपोप्टोसिस के। नेक्स्ट जो क्लासेस हम देखते हैं वो होती है अपोप्टोसिस के अंदर कैस्पेजेज। ये रेगुलेट करते हैं पूरा अपोप्टोसिस। सो दीज आर नोन एज द एग्जीक्यूशनर्स ऑफ अपोप्टोसिस। वो क्लास जो अपोप्टोसिस को एग्जीक्यूट करती है, उन्हें रेगुलेट करती है, उनको बोलते हैं कैस्पेजेज। मतलब क्या होता है इनका? ये होते हैं सिस्टीन एस्पार्टिक एसिड प्रोटीएजेज। एक टाइप के प्रोटीएजेज हैं जो सिस्टीन और एस्पार्टिक एसिड रिच होते हैं। ये प्रोटीएजेज इन 2 अमाइनो एसिड से रिच होते हैं, इसलिए इनका नाम है शॉर्ट में कैस्पेजेज। मेजर एग्जीक्यूशनर्स होते हैं अपोप्टोसिस के। इनके बिना अपोप्टोसिस नहीं रेगुलेट हो सकता। ये सिंथेसाइज तो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, मींस प्रोएंजाइम्स फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं, और इनका नाम उस टाइम होता है प्रोकैस्पेजेज। जब ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं तब इन एंजाइम्स का नाम होता है प्रोकैस्पेजेज। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर वाइड इनके पास होता है एक NH2 अमाइनो टर्मिनल डोमेन, जो कि होता है स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट, और हाई स्पेसिफिसिटी फॉर सबस्ट्रेट्स कंटेनिंग एस्पार्टिक एसिड एंड अदर सिस्टीन फॉर पेप्टाइड बॉन्ड क्लीवेज। इनके पास होती है हाई स्पेसिफिसिटी, यहाँ पे क्लीवेज होता है, और प्रोकैस्पेज फिर बनता है एक एक्टिव कैस्पेज। जब जो ये एरोज दिखाए हैं वहाँ पे एक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है, और तब ये बनता है एक एक्टिव कैस्पेज। इस वे में ये स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो स्मॉल सब यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट से डिटैच हो जाते हैं और बनाते हैं एक एक्टिव कैस्पेज, एक मैच्योर कैस्पेज। अब कैस्पेज भी जो होते हैं एंजाइम्स, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनकी भी एक अलग क्लासेस होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कुछ कैस्पेजेस जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था, जो ये एरो पे पॉइंट जो क्लीवेज होता है वो एक टाइप का प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज है, क्योंकि प्रोटीन उसको
प्रोटीन डिटैच कर रहे हैं हम एक तरह से। तो देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कैस्पेजेस नाउ, मीन्स उनके रोल के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग टाइप्स होते हैं कैस्पेजेस के। कुछ होते हैं इनिशिएटर कैस्पेजेस जो होते हैं 2, 8, 9 एंड 10। फिर होते हैं इफेक्टर कैस्पेजेस जो बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस वो होते हैं 3, 6 एंड 7। फिर होते हैं इन्फ्लेमेटरी कैस्पेजेस, ये होते हैं कैस्पेज 1, 4, 5 एंड 13। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि जो पाथवेज आएंगे एपोप्टोसिस के आगे, जो हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज पढ़ेंगे, उनमें इनका मेजर रोल हम देखेंगे। और आपको याद रखना है कौन सा कैस्पेज एक्टिवेट कर रहा है और कब एक्टिव हो रहा है। तो हम एक एक्टिव कैस्पेज को अगर देखें उसका स्ट्रक्चर, तो एक एक्टिव कैस्पेज में जो ये साइड आर्म्स हैं ये एक्टिव कैस्पेज का है, और जो अंदर इनर जो इसका पार्ट है वो होती हैं इसकी कैटालाइटिक साइट। मींस हमें पता है एंजाइम जो होता है उसके पास एक कैटालिटिक साइट होती है जहाँ पे वो रिएक्शन की स्पीड को कैटलाइज करता है, बढ़ाता है। तो कैस्पेज में ये जो इनर आर्म्स हैं ये होती हैं कैटालिटिक साइट्स इसकी। ये इनिशिएटर कैस्पेजेस हैं 2, 8, 9 एंड 10। ये इनिशिएट करते हैं एपोप्टोसिस को। एग्जीक्यूशनल कैरी आउट करते हैं मास प्रोटियोलाइसिस दैट लीड्स टू एपोप्टोसिस। और लास्ट होते हैं इन्फ्लेमेटरी, वो इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन सिग्नलिंग में। ये इनिशिएट करते हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं, और इन्फ्लेमेटरी कैस्पेजेस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन सिग्नलिंग को इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे साइटोकाइन सिग्नलिंग में इन कैस्पेजेस का रोल क्या होता है 1, 4, 5 एंड 13। ये आपको मेजर याद रखने हैं। तो ये हमने कवर किया कैस्पेजेस, फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस एंड इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम देखेंगे कि एपोप्टोसिस हमारी बॉडी में कैरी आउट कैसे किया जाता है। ये कैरी आउट किया जाता है 2 पाथवेज के थ्रू। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एज द नेम सजेस्ट वो सेल के अंदर रेगुलेट होता है, और एक्सट्रिंसिक सेल मेम्ब्रेन पे रेगुलेट किया जाता है। मींस एक्सट्रिंसिक जो पार्ट है वो सेल मींस जो बाहर रेगुलेट हो रहा है, मींस सेल मेम्ब्रेन पे जो रेगुलेट हो रहा है। इंट्रिंसिक एक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे रहता है क्योंकि वो सेल के अंदर मींस माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। और ये डेथ रिसेप्टर पाथवे है क्योंकि इस पे एक डेथ रिसेप्टर बाउंड रहता है सेल मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर की फॉर्म में, तो इसलिए ये डेथ रिसेप्टर पाथवे है। फर्स्ट हम कवर करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। हमें पता है ये रेगुलेट होता है जब सेल में एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई कांटेक्ट करता है सेल की मेम्ब्रेन को। मींस एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलना चाहिए, एक एक्सटर्नल सिग्नल मिलना चाहिए सेल को सेल की मेम्ब्रेन पे, तभी ये रेगुलेट होता है। लेट्स सपोज ये सेल का मेम्ब्रेन है, इट्स आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल। अब इस सेल के मेम्ब्रेन में देर इज़ वन सेल जो डैमेज्ड है और इट इज़ नाउ रेडी टू अंडरगो अपोप्टोसिस। दिस इज़ दैट डैमेज सेल। अब इस सेल की पर्टिकुलरली अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे तो अगर ये अपोप्टोसिस के अंडरगो जाएगा तो इसके पास होगा एक डेथ रिसेप्टर। तो जब भी बॉडी एक लाइगेंड, एक स्टिमुलस भेजेगी, एक स्ट्रेस हार्मोन या एक लाइगेंड भेजेगी, तो ये डेथ रिसेप्टर जो प्रेजेंट है इस डैमेज सेल पे वो इसको रिसीव कर लेगा और एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा। मींस जो पाथवे है वो ट्रिगर हो गया है जब डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है लिगैंड बाइंडिंग की वजह से। डेथ रिसेप्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और एक इंटरनल कैस्केड स्टार्ट हो जाती है सिग्नलिंग की। अब जो ये डेथ रिसेप्टर होता है वो बिलोंग करता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर फैमिली से। यहाँ पे लाइगेंड बाइंड किया और ये ट्रिगर हो गया, और ये जो डेथ रिसेप्टर है ये बिलोंग करता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर सुपर फैमिली से, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TNF रिसेप्टर सुपर फैमिली।
ये एक सुपर फैमिली है और इसका शॉर्ट में नाम है TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अब इसके पास होते हैं सिस्टीन रिच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स एंड साइटोप्लाज्मिक डेथ डोमेन। ये जो रिसेप्टर है इसके पास होता है सिस्टीन रिच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स और साइटोप्लाज्मिक डेथ डोमेन। अगर हम दूसरे मेंबर्स की बात करें इसी की फैमिली के, तो दूसरे रिसेप्टर कौन से होते हैं? एक तो TNF रिसेप्टर हो गया, दूसरे रिसेप्टर होते हैं फैस TNFR1 मीन्स TNF रिसेप्टर 1, DR3, DR4, DR5, DR6, ये सारे डेथ रिसेप्टर्स के नाम है। DR4 डेथ रिसेप्टर 4, डेथ रिसेप्टर 5, ऐसे। तो ये दूसरे फैमिलीज़ हैं। एग्जाम्स में मोस्टली जो हम देखते हैं फैस और TNFR1 का ही यूज़ किया जाता है, बाकी मेंबर्स भी आप देख सकते हो। तो ये अलग मेंबर्स हो गए इस फैमिली के। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो कैरी आउट कैसे किया जाता है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो स्टिमुलस होता है अपोप्टोसिस का वो कैरी आउट किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर प्रोटीन के थ्रू। जो रिसेप्टर होता है TNFR1 वो एक टाइप का ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, मीन्स 3 आर्म्स यू कैन सी इन दिस रिसेप्टर। जब लाइगेंड इसके बाइंड करता है, मीन्स ये रिस्पॉन्स कब एक्टिवेट होता है? सबसे पहले तो ये सिग्नलिंग जब सेल अंडरगो करता है रेडिएशन, टेम्परेचर या कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई टॉक्सिक केमिकल एजेंट, तब ये एक्टिवेट हो जाता है अपोप्टोसिस का एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसमें क्या होता है, जो TNFR1 है वो TNF1 के आने से एक्टिवेट हो जाता है और इसमें एक टाइप की कॉन्फर्मेशन चेंज आती है डेथ डोमेन रिसेप्टर में। और इससे क्या होता है, जो TNF रिसेप्टर 1 है वो एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है, हमें पता है, और आफ्टर बाइंडिंग वो अंडरगो करता है एक टाइप का कॉन्फर्मेशनल चेंज डेथ रिसेप्टर के अंदर। अब ये जो कॉन्फर्मेशनल चेंज हुआ है इससे क्या एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स, मींस कुछ जो अडेप्टर प्रोटीन्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो रिक्रूट हो जाते हैं। आगे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे कैरी आउट कैसे दिखता है सेल के अंदर। तो रिक्रूट हो गए हैं अडेप्टर प्रोटीन्स। जैसे ही TNF1 बाइंड करेगा TNFR1 के, तो कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स रिक्रूट हो जाते हैं। इस केस में जो अडेप्टर प्रोटीन है वो होता है TRADD। ये अडेप्टर प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब ये बाइंड करता है डेथ डोमेन ऑफ रिसेप्टर। ये TNFR1 के डेथ डोमेन पे बाइंड करेगा। जो अडेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट हुआ है TRADD, ये कांटेक्ट में रहता है अडेप्टर प्रोटीन के और अब ये बाइंड करता है डेथ डोमेन ऑफ रिसेप्टर TNFR1 के। जैसे ही ये बाइंडिंग होती है साइड बाय साइड FADD, ये जो अडेप्टर प्रोटीन है ये भी रिक्रूट हो जाते हैं RIP। अब जो FADD एंड RIP जो है वो एसोसिएट होते हैं प्रोकैस्पेज 8 से वाया डाइमराइजेशन, मीन्स जो डेथ इफेक्टर डोमेन जो है वो अंडरगो कर जाता है, डाइमर बना लेता है। अब डाइमर बनाने के बाद जो अडेप्टर प्रोटीन्स हैं वो एसोसिएट करते हैं प्रोकैस्पेज 8, मीन्स कैस्पेजेस आर नाउ गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे FADD जो अडेप्टर प्रोटीन है, सबसे पहले फैस लाइगेंड आया, उसने फैस रिसेप्टर मीन्स डेथ रिसेप्टर के बाइंड किया। जैसे ही वो बाइंडिंग हुई वहाँ पे आप देख सकते हो अडेप्टर प्रोटीन रिक्रूट हो गया। वो अडेप्टर प्रोटीन आते ही प्रोकैस्पेज 8 और प्रोकैस्पेज 10 जो है वो एसोसिएट करते हैं इस डेथ रिसेप्टर अडेप्टर प्रोटीन से, और जैसे ही ये एसोसिएट करते हैं वैसे ही वो डाइमराइजेशन अंडरग्रो करता है और एक डिस्क कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये नीचे जाके अपोप्टोसिस कैरी आउट होता है जब कैस्पेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे।
इंट्रिंसिक पाथवे में हम क्या देखते हैं कि ये सेल के अंदर रेगुलेट होता है, और क्योंकि ये सेल के अंदर रेगुलेट हो रहा है तो ये ऑब्वियस है कि इसको किसी रिसेप्टर की नीड नहीं है। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें इट्स अ नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड स्टिमुली दैट प्रोड्यूस इंट्रासेलुलर सिग्नल्स, और ये एक्ट करता है डायरेक्टली टारगेट सेल पे। इंट्रासेलुलर सिग्नल्स के थ्रू ये डायरेक्टली एक्ट करता है टारगेट सेल पे। ये कब एक्टिवेट होता है? जब सेल अंडरगो करता है किसी टाइप का जेनेटिक डैमेज, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वायरल इन्फेक्शन या ईआर स्ट्रेस। अगर सेल अंडरगो करने वाला है किसी टाइप का जेनेटिक डैमेज, या उसके पास ऑक्सीजन की कमी है, या किसी टाइप का वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या सेल अंडरगो कर रहा है किसी टाइप का ईआर स्ट्रेस, तब ये एक्टिवेट हो जाता है अपोप्टोसिस। ये रेगुलेट किया जाता है मेंबर्स ऑफ BCL2 फैमिली प्रोटीन्स के द्वारा। BCL2 जो फैमिली मेंबर्स हैं ये रेगुलेट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे को। अब जो BCL2 है इनके पास होते हैं BH डोमेन्स, वो हम देखते हैं आगे कैसे कैरी आउट करते हैं। जो BCL2 फैमिली है ये 3 ग्रुप्स होते हैं इसके। इन तीनों ग्रुप्स में एक जो होता है, पहला होते हैं प्रो अपोप्टोटिक मेंबर्स, जो ऑब्वियस है प्रमोट करते हैं अपोप्टोसिस को। इसका एग्जांपल है बैक्स एंड बैक। इन दोनों के पास होते हैं सेवरल BH डोमेन्स, बैक्स और बैक के पास ये होते हैं प्रो अपोप्टोटिक मेंबर्स। नेक्स्ट होते हैं एंटी अपोप्टोटिक मेंबर्स, ये प्रिवेंट करते हैं सेल को किसी भी टाइप के अपोप्टोसिस के अंडरगो जाने से। इसके एग्जांपल है BCLX, BCLW, BCL2। ये हमें पता है BCL2 जो हैं ये एंटी अपोप्टोटिक मेंबर्स होते हैं। फिर आते हैं BH3 ओनली प्रोटीन्स। इनके पास सिर्फ एक ही BH डोमेन होता है जो प्रमोट करता है अपोप्टोसिस को, वो भी इनडायरेक्टली। तो इनके एग्जांपल होते हैं BID बिड एंड प्यूमा बिम। ये इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं अपोप्टोसिस को। अब जो BH3 ओनली प्रोटीन्स हैं ये हो सकते हैं प्रो अपोप्टोटिक भी और एंटी अपोप्टोटिक भी। प्रो अपोप्टोटिक इस वे में कि ये एक्टिवेट भी कर सकते हैं BCL2 मेंबर्स को और ये इनहिबिट भी कर सकते हैं। मीन्स जो BH3 ओनली प्रोटीन्स हैं ये प्रो अपोप्टोटिक भी हो सकते हैं और एंटी अपोप्टोटिक भी हो सकते हैं। Can be pro-apoptotic, can be anti-apoptotic by inhibiting or activating BCL2 members। अब हम पाथवे देखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे का और देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है और कैसे ये इंट्रासेलुलरली रेगुलेट किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो जैसे कोई स्टिमुली हुई, ईआर स्ट्रेस, हाइपोक्सिया मींस ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी और डीएनए डैमेज हुआ, तब ये रेगुलेट हो जाता है। BH3 जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्टिवेट होने के बाद में मेजर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं इसमें, जिसमें एंटी अपोप्टोटिक और प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, जो बैक्स है, बैक्स प्रोटीन में कुछ चेंजेस आते हैं, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं और ये इंसर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। बैक्स जो होता है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से और रिलीज करने लगता है माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम C। ये जो चैनल्स आप पर्पल कलर में देख सकते हो, इन चैनल्स के थ्रू साइटोक्रोम निकल गया है सेल से। अब ये जो साइटोक्रोम C होता है ये कंबाइन करता है APAF1 से, जो कि है अपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये एक ऐसा मशीनरी है जो ओलिगोमराइजेशन के अंडरगो और ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है और फिर कांटेक्ट में आता है प्रो कैस्पेज 9 के। ये एक कैस्पेज 9 है। जैसे ही APA1 इसके कांटेक्ट में आएगा और अपोप्टोजोम बनाएगा तो ये अपोप्टोजोम के ऊपर कैस्पेज 9
बैठ जाएगा और प्रो कैस्पेज 9 से कन्वर्ट हो जाएगा एक एक्टिव कैस्पेज 9 के अंदर। एटीपी डिपेंडेंट मैनर में प्रो कैस्पेज 9 जो है वो फॉर्म करता है एक मल्टी सब यूनिट अपोप्टोसोम, और अब ये कॉन्फर्मेशनल चेंज के थ्रू प्रो कैस्पेज 9 कन्वर्ट हो जाता है कैस्पेज 9 में। इट्स फुल्ली प्रोटियोलाइटिक फॉर्म। अब ये एक्टिवेट करता है एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस को, जैसे कैस्पेज 3 हो गया, 7 हो गया, और अब एक्टिविटीज कैस्पेज 3 और 7 क्लीव करते हैं टारगेट मॉलिक्यूल इन द सेल एंड सेल डेथ अकर्स। जो कैस्पेज 3 और जो 7 है वो क्लीव करते हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर, जिससे सेल अंडरगो कर जाता है एपोप्टोसिस।